और ओके, तो स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ मैं। ओके, तो बेटा आई होप कि ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। अ, आप में से कोई एक मेरे से कम्युनिकेट कर सकता है, फॉर एग्जांपल कोई भी चले। अब्दुर्रहमान, आप मेरे से कम्युनिकेट करते रहिएगा ना, ठीक है? ठीक है सर। ओके। ओके, तो बच्चों इससे पहले हम जो है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस को देख चुके हैं, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इसको हमने देखा है कि ये असल में फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल होता है, सही है? और इसको चले मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ। तो कोई मुझे बताएगा कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है? आप में से कोई बताना चाहेगा? If you can want to raise your hand, or uh, you can just, किसी को भी याद नहीं है? अच्छा, और जी सगीर, आप बताइए। सर ये रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन की तरह होता है जो रियल वैल्यूज में मतलब रियल नंबर्स में वैल्यूज हमें देता है, प्रोबेबिलिटी की ये जो। सही है, ठीक है, यू आर टू सम एक्सटेंट राइट। तो बेटा रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है। मोस्ट सिंपली अगर हम देखें तो इट इज जस्ट अ फंक्शन, राइट? अब क्यों ये दो तरह के वेरिएबल है, एक को हम डिस्क्रीट कहते हैं और एक को कंटिन्यूस कहते हैं। डिस्क्रीट को हमने कहा था कि अगर हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल हो वो इन द फॉर्म ऑफ काउंटिंग हो, सेट ऑफ इंटीजर्स हो, तो उसके लिए हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। लेकिन बहरहाल अब जो बात है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है, रैंडम वेरिएबल जो है वो बेसिकली एक फंक्शन है। किस से किसकी तरफ? सैंपल स्पेस से। जो हमारी सैंपल स्पेस होती है, ठीक है? सैंपल स्पेस याद है किसी को क्या होती है? व्हाट इज अ सैंपल स्पेस? सिंपल स्पेशल सेट ऑफ पॉसिबल जो आउटकम्स होते हैं। बहुत अच्छे। किसी भी एक्सपेरिमेंट के, एक्टिविटी के, फिनोमेना के जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स की कलेक्शन होती है उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो रैंडम वेरिएबल हमारा एक फंक्शन है और फंक्शन को उमूमन तो एफ से डिनोट करते हैं, लेकिन एफ भी क्योंकि एक लेटर है, अल्फाबेट है, इसका लेटर है, इसका इंग्लिश का, तो हम जो है जाहिर है जो नोटेशन है अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हम जो है फंक्शन को उमूमन एफ से ही डिनोट करते हैं, लेकिन रैंडम वेरिएबल भी एक फंक्शन है, लेकिन उमूमन हम इसको एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये जो एक्स है ये क्या है? ये एक फंक्शन है। कहां से कहां तक? ये सैंपल स्पेस से सेट ऑफ रियल नंबर्स की तरफ एक फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं जैसा कि टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। इसके पॉसिबल आउटकम्स हेड और टेल हो सकते हैं, या फिर जैसे आप कहें कि एक एक्टिविटी हो सकती है आपका एग्जाम, और उसके पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं 0 to 100। तो अब हमने लेट से एक फंक्शन x डिफाइन करना है जो इसको जो है मैप कर दे किस पे? सेट ऑफ रियल नंबर पे, फॉर एग्जांपल 0 1 पे। तो अब हम क्या करेंगे? अच्छा, बाद सूरतों में इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना होता है, बाद सूरतों में जस्ट हमें बता देना होता है। फॉर एग्जांपल कोइन के टास्क के केस में क्योंकि आउटकम्स इन द फॉर्म ऑफ नेम्स हैं, ठीक है, नंबर की शक्ल में नहीं है, तो हमें फर्दर डिफाइन करना होगा। फॉर एग्जांपल कि भाई जो है एक्स क्या, हमें फर्दर डिफाइन करना होगा एक्स को, राइट?
तो लेट्स से मैं कहता हूं कि x क्या है, x है नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। तो अब मैं x के जरिए हेड और टेल को एक नंबर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। जब मैंने x का एक नंबर ऑफ हेड्स, तो इसका मतलब है हेड विल बी मैप्ड ऑन टू व्हाट, हेड विल बी मैप ऑन टू 1, और जो हमारा 0 है ये टेल पे मैप हो जाएगा। तो इस तरह क्या हुआ है कि हमारी जो एक्सपेरिमेंट है उसके आउटकम्स को हम रियल नंबर्स में कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए। तो ये जो कन्वर्जन होती है मैथमेटिकली, इस कन्वर्जन को हम कहते हैं कि हमने फंक्शन के जरिए किया। अब फंक्शन क्या है? जनरली स्पीकिंग फंक्शन हम कहते हैं फंक्शन इज लाइक अ मशीन, ठीक है, जो कि कन्वर्ट करती है या तो नंबर्स को डिफरेंट नंबर्स में, ठीक है, या फिर जैसा कि इस केस में आप देख सकते हो कि हेड को हमने मैप कर दिया है 1 पे और टेल को हमने मैप कर दिया है 0 पे। तो ये जो मैपिंग हुई है ये थ्रू एक फंक्शन हुई है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। तो ये बात याद रखने की है कि रैंडम वेरिएबल ना तो रैंडम है और ना ही वेरिएबल है, बल्कि एक्चुअली एक फंक्शन है जिसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स को। जैसा कि 0 यहाँ पे t को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 यहाँ पे h को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है रैंडम वेरिएबल। अब पीडीएफ क्या है या पीएमएफ क्या है, ठीक है, ओके, रैंडम वेरिएबल की ये डेफिनेशन भी जो है। अब पीडीएफ या पीएमएफ क्या है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज के लिए प्रोबेबिलिटीज मालूम करनी है। हमारा ऑब्जेक्टिव इस कोर्स में बुनियादी यही है कि हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करें। हम प्रोबेबिलिटीज क्यों कैलकुलेट करना चाहते हैं? ताकि अनसर्टेनिटी को क्वांटिफाई कर सके। हम जानते हैं कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में अनसर्टेनिटीज पाई जाती हैं, गैर यकीनीपन पाया जाता है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसको नंबर्स की शक्ल में लिख सकते हैं। तो अब अगर हम एक और फंक्शन डिफाइन करें, लेट्स से पी, और ये पी फंक्शन कहां से किस तरफ हो, इस पी फंक्शन, हर फंक्शन की कुछ ना कुछ इनपुट होती है जिसको आप डोमेन कहते हैं, और आउटपुट होती है जिसको आप रेंज कहते हैं। तो ये इसकी डोमेन क्या हो, इसकी डोमेन हो हमारा एक्स क्या है, हमारा रैंडम वेरिएबल, और इसकी रेंज क्या हो, फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। लेकिन अब ये सेट ऑफ रियल नंबर्स बाउंड हो गए हैं। कैसे बाउंड हो गए हैं? सिर्फ एक सेट में। वो कौन सा सेट है? 0 और 1। तो अब अगर हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर लें जो कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज को मैप करे किस पे, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे, और फर्दर उसमें ये प्रॉपर्टी हो इस फंक्शन में कि ये फंक्शन जो है किसी भी x की वैल्यू को हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू असाइन करे, और ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x पे अगर इसको सम करें हम, तो आंसर 1 आना चाहिए। तो अगर इस फंक्शन में ये दो प्रॉपर्टीज हों, तो इस फंक्शन को हम पीएमएफ या प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन कहते हैं, क्योंकि ये हर एक x की वैल्यू को एक वेटेज, एक मैच असाइन करता है, और x इस केस में एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो तो फिर हम उसको पीडीएफ कहते हैं। दोनों का मकसद एक ही है, दोनों हैं फंक्शन ही, दोनों का मकसद एक ही है कि ये प्रोबेबिलिटीज असाइन करते हैं। अब हमने, उम्मीद है यहां तक सबको समझ आ गई होगी, हमने पुरानी चीजों को रिवाइज किया है।
ओके, तो अब उसके बाद हमने कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी थी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन पढ़े थे। अच्छा, पहली बात तो ये है कि कोई भी हम प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें वही दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी ऐसा फंक्शन अवेलेबल हो जाए जो x की पर्टिकुलर डोमेन पे ये दो प्रॉपर्टीज जिस पे लागू हों, ठीक है, तो फिर हम उसको जो है यूं कह लें कि पीएमएफ मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि उमूमन हमें इसमें जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि x जो है उसकी डोमेन क्या है या उसकी स्पेस क्या है, ठीक है। तो x की कोई स्पेस है, लेट्स 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो अब अगर हम एक फंक्शन px डिफाइन कर लेते हैं और इसकी सबस्क्रिप्ट में जो x लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि दिस px इज फॉर द रैंडम वेरिएबल x, राइट। और ब्रैकेट के अंदर जो x है ये x की पॉसिबल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो px है, अगर ये हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू दे और इसका सम 1 हो, कोई भी फंक्शन आप डिफाइन कर लें इस तरह का अगर, तो इसको हम फिर पीएमएफ कह सकते हैं। तो बहुत सारे फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं इसके लिए, ठीक है। बाज़ का सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की सूरत में, जैसा कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक टेबल की सूरत में भी पीएमएफ डिफाइन किया जा सकता है। जैसा कि इस केस में आप देख रहे हैं कि आपका पीएमएफ एक टेबल है जिसमें एक्स की पॉसिबल वैल्यूज मौजूद हैं, ठीक है, और एक्स की हर वैल्यू के अगेंस्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी मौजूद है। तो ये भी एक पीएमएफ है। तो पीएमएफ जो है वो एक टेबल की शक्ल में भी हो सकता है और एक फंक्शन की शक्ल में भी हो सकता है। अच्छा, बाज़ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है लॉग इन होने में, ये इसका मुझे नहीं आइडिया क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, खैर, ये मैं ओके। तो ये भी अगर आप देख सकते हैं, ये भी एक हमारे पास पीएमएफ है जिसमें आउटकम्स डिफाइंड है, करस्पॉन्डिंग ये उसकी मैपिंग भी हुई पड़ी है, यानी कि आउटकम्स को हम अपने जो है वो रैंडम वेरिएबल में भी कन्वर्ट कर लिया है, और इसी तरह हर वैल्यू के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटीज भी जो है वो असाइन। तो ये भी एक पीएमएफ की एग्जांपल है, ठीक है। तो ये पीएमएफ की प्रॉपर्टीज हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे पास हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें हमारा रैंडम वेरिएबल कैपिटल एन है और स्मॉल लोअर केस एन जो है वो उसकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पीएमएफ क्या है, सी डिवाइडेड बाय एन, सी जिसमें एक कांस्टेंट है और एन जिसमें एक बेटा किसको आवाज नहीं आ रही? अब्दुर्रहमान, आवाज आ रही है मेरी सही? आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल ठीक ठाक आवाज आ रही है। अच्छा, ये कुछ बच्चों को शायद प्रॉब्लम हो रहा है इस वजह से। शायद उनका अपना ही कोई प्रॉब्लम होगा। अरे इदरीस कह रहा था सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। सॉरी बेटा, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा सर इदरीस भी यही कह रहा था, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब ये पता नहीं क्यों। उनका हाँ नेट का इशू हो सकता है उनका, ये लुकमान कह रहे हैं, तो शायद उनका नेट का इशू हो सकता है। आइस ओके, एक मिनट बेटा, मेरा ख्याल है ये जो इंटर एग्जिट की वॉइस है ना, ये मैं 1 मिनट के लिए
खत्म कर लूं। बच्चे आ जा रहे हैं तो वो फिर एक प्रॉब्लम है। ओके, सो आई शेयर अगेन। ओके, तो हम कहाँ पहुंच गए हैं? ओके, अच्छा, तो हमें फिर पीछे जाना पड़ेगा आई थिंक। अच्छा खैर, तो हमने जो है वो बहुत सारे, ओके, हमने ये एक फंक्शन देखा था। ओके, ओके, यस, तो ये एक पीएमएफ की एग्जांपल है, ठीक है, और इसमें हम जो है वो ये देख सकते हैं कि हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया है पी, जो जिसका रैंडम वेरिएबल n है, ठीक है, n रैंडम वेरिएबल है, और n जो है ये वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉसिबल वैल्यूज को, और ये फंक्शन जो है c बाय n है। तो आप कह सकते हो कि हमारा फंक्शन जो है Pn इज एक्चुअली c बाय n, जिसमें c एक कांस्टेंट है। तो c को हम बाज़ औक़ात जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि इस केस में इट मे बी, आई थिंक, इसको सर 1 के इक्वल रख के कैलकुलेट करेंगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल 1 की को रख के कैलकुलेट करते हैं। तो हम फिलहाल सपोज करते हैं कि c जो है वो हमारा 1/7 है, तो हमारा जो फंक्शन हो जाएगा दैट वुड बी इक्वल टू, आई थिंक, मे बी, okay, we can calculate this, I think, yes, c is equal to 7, I think c is equal to 7, maybe c is equal, okay, whatever। तो ये c हमारे पास जो है आ जाता है, ठीक है। तो अब हम इस पे वो पीएमएफ की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है, कि सम ऑफ all the probabilities must be equal to 1, so that would be like c by 1 plus c by 2 plus c by 3, so we can have, let's say, uh, c common आ जाएगा, तो 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3, so it would be, I think, so it would be 6 plus 3 plus 2, maybe 11 by 6 maybe, so c आपका I think 11 by 6 आ जाता है, ठीक है। तो आप किसी की वैल्यू जब आपके पास आ जाती है तो दैट इज अ कंप्लीट पीडीएफ। तो कंप्लीट पीडीएफ का मतलब ये होता है कि आप जब इसमें n की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो इट मस्ट ऑलवेज बिटवीन 1 and 0, राइट। और दूसरा इसमें जो आपके पास चीज होगी वो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू 1। तो यूं हम किसी भी फंक्शन को पीडीएफ पीएमएफ डिक्लेयर कर सकते हैं अगर उस पे ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाए तो, ठीक है, जैसा कि इस केस में। तो 6/11 इज सी, और ये जी जी सर ये हम लोगों ने सी की वैल्यू निकालने के लिए ये सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 रखी थी। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है, सी की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए। वैसे जनरली कोई भी फंक्शन है, लेट्स से आई डिफाइन अ फंक्शन, लेट्स से p of x is equal to, let's say, x by something, x by c, right। तो अब मुझे इसमें लेट्स से सी, तो मैं ये खुद से लेट्स से 21 सपोज कर लेता हूँ, राइट, 21 कि ये जो है ना x by 21 है, ठीक है।
तो अब जो है मुझे इसमें लेट्स से x की पॉसिबल वैल्यूज पता है। लेट्स से x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हैं लेट्स से 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो इसके जरिए लेट्स से अब अगर मैं इनमें से कोई भी वैल्यू इस पे पुट करूं तो दैट वुड बी बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। एंड और इसमें तमाम पॉसिबल वैल्यूज पुट कर दूं तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो इसका मतलब है ये जो चीज है दैट इज एक्चुअली पीडीएफ। तो इस केस में जरा थोड़ा सा यूं कह लें कि ये था कि हमें सी भी फाइंड करना था। जनरली स्पीकिंग कि कोई भी ऐसा फंक्शन है जिसमें एक रैंडम वेरिएबल इन्वॉल्व हो, x हो, n हो, y हो, z हो, जो भी, और उस z की डोमेन हमें पता हो कि इसकी पॉसिबल इनपुट वैल्यू कौन सी है, और उस फंक्शन के अंदर अगर कोई कांस्टेंट हो तो वो हमें नोन हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इट कैन बी x by 21, तो 21 इज नोन। इफ इट इज x by c या x by d या समथिंग, तो फिर हमें d को मालूम करना होता है बेस्ड ऑन द दिस डोमेन ऑफ x, राइट। तो बहरहाल तो कोई भी आपके पास फंक्शन है, ठीक है, आप उसको पीडीएफ बना सकते हैं। एडजस्ट क्या करना होगा, या तो x की रेंज को एडजस्ट करना होगा, या फिर हमें ये जो c है इसको उमूमन एडजस्ट करना पड़ता है रेंज के मुताबिक, राइट। तो जिससे हम इसी तरह ये तो लीनियर फंक्शन है, इट कैन बी लेट्स से x स्क्वायर, इट कैन बी x क्यूब, इट कैन बी लेट्स से फंक्शन कैन बी लेट्स से e पावर x, राइट, ठीक है। इट कैन बी लेट्स से e पावर x। तो बहुत सी तरह के फंक्शन हो सकते हैं। हमें सिर्फ ये देखना होगा कि x की कौन सी रेंज के लिए ये 1 या 1 के करीब बन सकता है, और देयर कैन बी सम कांस्टेंट्स इन्वॉल्व इन इट, लेट्स से 100 फॉर एग्जांपल, और x by 100 डिवाइडेड by 100। तो डिफरेंट किस्म के फंक्शन ट्राई किए जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किए हैं और उन पे काम किया और रिसर्च किया और देखा कि क्या हम कोई जनरलाइज किस्म का ऐसा फंक्शन दे सकते हैं कि जिसमें हम कांस्टेंट चेंज करते भी रहें तो उससे कोई ज्यादा फर्क ना पड़े, और हमारा जो है ना वो फंक्शन वो उन दो प्रॉपर्टीज पे पूरा उतरे। तो उनको हम कहेंगे कि दीज आर फैमिलीज ऑफ रैंडम वेरिएबल। काइंडली एक्सप्लेन पार्ट डी। ओके यस शंकर, 6/11 यू आर राइट। पार्ट डी की बात कर रहे हैं, एक मिनट। ओके बेटा अब देखिए ना इसकी तरफ अगर हम आते हैं, ठीक है, तो जब हमने सी मालूम कर लिया है तो हमें इसकी डिफरेंट वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो n अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर दें तो ये दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, राइट। जैसा कि दैट वुड बी सी आपके पास 6/11 आ चुका है। तो अब n इक्वल टू 1 अगर प्रोबेबिलिटी आप मालूम करना चाहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मालूम करना चाहते हैं, तो यू हैव टू पुट, ये c की वैल्यू 6/11 है, तो 1/n की जगह 1 पुट करना होगा, दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 में क्योंकि दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 2 और एक 3, तो अब हमें इसमें क्या करना होगा, 2 और 3 को पुट करना होगा और फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना होगा। पार्ट डी में जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 ग्रेटर देन 3 हमारी डोमेन के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। जो हमारा रैंडम वेरिएबल n है उसकी डोमेन है 1 2 3, 3 से बड़ी वैल्यू है ही कोई नहीं। तो अब इसका मतलब ये है कि इस ये और ये हमारी डोमेन से अलग है। जो डोमेन से अवे होती है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और इसको आप यहाँ पे आई थिंक देख भी सकते हैं कि अदरवाइज की प्रोबेबिलिटी 0 रखी है। तो जब आप कहोगे प्रोबेबिलिटी n greater than 3, so that would be simply equal to 0 because there is no value greater than 3 in the domain of our random variable। तो जो भी वैल्यूज रैंडम वेरिएबल की डोमेन से ज्यादा या कम या उस रेंज से अवे होती हैं, उस इंटरवल से अवे होती हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, राइट।
ओके, आई होप दैट वुड बी द आंसर, राइट। तो अब ये अगर आप इस स्लाइड पे देखें तो उसने क्या किया, अगर लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी 4 टू इंफिनिटी, भाई 4 से लेकर इंफिनिटी तक जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब का प्रोबेबिलिटी 0 है, ठीक है, क्योंकि हमें तो अपनी डोमेन के अंदर ही यूं कह लें काम करना है। ठीक हो गया, आई होप यही आंसर होगा। ओके, अच्छा, यू कैन बेटा रेज हैंड, तो उससे ये होगा कि दैट वुड बी बेटर, राइट। तो उससे आप माइक भी ऑन कर लेंगे। अब आप सारे अपना माइक ऑन कर सकते हैं मेरा ख्याल है, तो रेज हैंड करेंगे तो उससे आई थिंक आप क्वेश्चन, बल्कि क्वेश्चन आप माइक के जरिए बोल के कर लेंगे तो दैट वुड बी मोर बेटर, क्योंकि बाज़ औक़ात मैं ये चैट वाला मिस कर जाता हूँ, मुझे पता नहीं चलता कि चैट में कोई क्वेश्चन आया। खैर, तो बहुत सारे फंक्शंस जो हैं साइंटिस्ट ने ऐसे देखे कि जिनमें अगर हम जो मौजूद कांस्टेंट्स को चेंज भी कर दें तो वो जो दो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं किसी फंक्शन की जो उसको पीएमएफ बनाती हैं, तो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रॉपर्टीज स्टिल वो वैलिड रहती हैं। तो उसके लिए तो उन्होंने जो है ये फंक्शन डिफाइन, इनको हम कहते हैं फैमिलीज ऑफ फैमिलीज ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, और उनकी जो है ना डिस्ट्रीब्यूशंस जो है उनको हम कहेंगे फैमिलीज ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो बहुत सारी हैं जिनको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। ठीक है, बेसिक जो है ना वो वही है, सबसे सिंपल जो है उसको हमने देखा था, दैट इज बर्नौली रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो बर्नौली रैंडम वेरिएबल इज मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इट इज तो हम देख सकते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट रियल लाइफ सिचुएशन वो होगी जिसमें सिर्फ दो आउटकम्स हो सकते हो, राइट। मिसाल के तौर पे जैसे कॉइन को टॉस करना, तो और बाकी ज़ाहिर जितने कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट होते जाएंगे उसके आउटकम्स भी बढ़ते जाएंगे। तो हम सबसे सिंपलेस्ट को अगर कंसिडर करें, क्योंकि अगर आउटकम एक ही हो किसी भी एक्टिविटी का तो वो रैंडम वेरिएबल नहीं रहता और ना ही वहां पे अनसर्टेनिटी है। तो सबसे सिंपल केस होगा जिसके कम से कम दो आउटकम हो। तो कम से कम दो आउटकम वाले रैंडम वेरिएबल को हम कहते हैं बर्नौली रैंडम वेरिएबल। अच्छा, अब बर्नौली रैंडम वेरिएबल जो है उसका पीडीएफ क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। तो बर्नौली रैंडम वेरिएबल को अगर हम एक्स से डिनोट करें तो हमारा पीडीएफ पी जो कि रैंडम वेरिएबल एक्स को एक्स पे मैप कर रहा है और जिसकी पॉसिबल वैल्यूज एक्स से डिनोट हो रही हैं लोअर केस एक्स से, तो इसकी पॉसिबल दो ही प्रोबेबिलिटीज होंगी, एक पी when x is equal to let's say 1 or success, and 1 minus p when x is equal to 0 और फेलियर, ठीक है। तो जैसा कि कोइन के केस में हम हेड को अगर, अच्छा इसमें एक और बात भी आपको ज़हन में रखनी है कि जब भी हम रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो उसके किसी एक आउटकम के हिसाब से उसको डिफाइन करते हैं, अगरचे उसको उसके किसी भी आउटकम के हिसाब से डिफाइन किया जा सकता है। अच्छा, कोई क्वेश्चन है या वैसे ही रैंडम थी मेरा ख्याल है। ओके, तो अच्छा बेटा, तो अगर हम कॉइन की टॉस की एग्जांपल लें तो इस केस में हम हेड के लिहाज से भी अपने रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं और टेल के हिसाब से भी, ठीक है। तो अगर हम इसको हेड के हिसाब से डिफाइन करें, राइट, तो दैट वुड बी x इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स। तो इस केस में
एक दफा कॉइन टॉस करने की सूरत में x इक्वल टू 1 का मतलब हेड होगा और x इक्वल टू 0 का मतलब टेल होगा। अगर हम x को डिफाइन करें, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स, राइट, तो देन x इक्वल टू 1 का मतलब नंबर ऑफ टेल्स होगा और x इक्वल टू 0 का मतलब नंबर ऑफ हेड्स होगा। तो ये भी बात समझने की है कि हम रैंडम वेरिएबल को किसी भी आउटकम के लिहाज से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका जो आउटकम है वो बाय डिफॉल्ट हो ही नंबर्स की शक्ल में, जैसा कि मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, तो इसमें फर्दर इस तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होता। तो इसको बाज़ का आप यूं समझ लें रेफरेंस कैटेगरी भी कहते हैं। तो अगर आपका रेफरेंस हेड है तो दैट देन एक्स की वैल्यूज की मैपिंग चेंज हो जाएगी, वैल्यूज वही रहेंगी, मैपिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो बर्नौली रैंडम वेरिएबल p और 1 माइनस p है, और अगर हम कहें जी हमारे पास एक बैलेंस्ड कॉइन है तो हमें पता है कि इस सूरत में प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.5, इसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, 0.5 होगी। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 के लिए भी 0.5 और x इक्वल टू 1 माइनस p, x इक्वल टू 0 के लिए भी 0.5। तो ये सबसे सिंपलेस्ट रैंडम वेरिएबल है। इसके बाद हमने अब, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो याद रखने की बात है कि इसमें क्योंकि एक्टिविटी एक ही दफा परफॉर्म हुई है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें n1 होता है, n is 1। जी वसीम, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर इसमें ट्रायल सर कितने होते हैं सर, मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं या मतलब फिक्स्ड होते हैं सर? बेटा इसमें ट्रायल एक ही होता है, n का मतलब है नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो इसमें n एक ही, नंबर ऑफ ट्रायल्स एक ही होते हैं। और जब ट्रायल एक ही हो तो फिर इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस का क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के लिए आपको चाहिए एक कम से कम एक और ट्रायल। तो इंडिपेंडेंस की जो एजम्पशन है वो हमेशा वहां पे होगी जहां आपके पास कम से कम 2 ट्रायल हो, क्योंकि इंडिपेंडेंस विद रेफरेंस टू प्रीवियस ट्रायल होता है। तो जब आप कहते हो ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब है कम से कम 2 ट्रायल्स हैं। तो जब ट्रायल ही एक है तो इंडिपेंडेंस का मसला इसमें नहीं होगा। तो n से मुराद यहाँ नंबर ऑफ ट्रायल्स है, ठीक है, ये n जो है ट्रायल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया सर। ओके, तो ये सबसे सिंपलेस्ट केस था। अगर हम इसी को एक्सटेंड करें और कहें जी n1 नहीं है बल्कि n2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, तो फिर उस सूरत में हमारी जी जो फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है चेंज हो जाती है, और इसको हम कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो बुनियादी तौर पे कॉमन चीज है वो ये है कि दोनों केस में आउटकम्स दो ही हैं, आइदर आउटकम विल बी सक्सेस और फेलियर, हेड या टेल। हाँ, जब नंबर ऑफ ट्रायल ज्यादा हो जाएंगे तो जरा हर ट्रायल पे सक्सेस या फेलियर हो सकता है, तो फिर एक्चुअली आप नंबर ऑफ सक्सेसेस या नंबर ऑफ फेलियर में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। लेकिन इन बुनियादी तौर पे जो नंबर ऑफ आउटकम्स ईच ट्रायल पे हैं वो तो ज़ाहिर है 2 ही रहते हैं। तो अब बर्नौली में जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन का एक कांस्टेंट मालूम होना चाहिए जिसका नाम है p। और अगर आप इसको एक्सटेंड करके बाइनोमियल की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, तो इस सूरत में आपको p के अलावा एक और कांस्टेंट भी मालूम होना चाहिए जिसका नाम है n। तो n ये जरूर है कि n मस्ट बी मोर देन 1, राइट। तो ये बर्नौली की एग्जांपल है। आई होप ये यहाँ पे बेटर आपको समझ आ रही होगी x0 और x1 पे। और इसी को जब हम एक्सटेंड करते हैं, ओके, तो बाइनोमियल, लेट मी, ओके, दिस इज बाइनोमियल, यस। अब अगर आप देखें तो जब आप मोर देन, अब आपके पैरामीटर्स या अननोन कांस्टेंट 2 हो गए। देखिए x आपका रैंडम वेरिएबल है, वो तो इसमें मौजूद हो गई होगा। इसके अलावा जो कुछ भी फंक्शन में मौजूद है वो
भले तो कांस्टेंट है, जैसा कि 1 आपको नजर आ रहा होगा 1 माइनस पी वाली ब्रैकेट में, या फिर n और p। तो n और p दो कांस्टेंट हैं जिनको हम पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो अब अगर आपको px प्रोबेबिलिटी ऑफ x चाहिए, ठीक है, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 2 3 कुछ पुट भी कर दें तो ये इसका न्यूमेरिकल आंसर नहीं आएगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? न्यूमेरिकल आंसर लाना, क्वांटिटेटिव आंसर लाना। अनसर्टेनिटी को क्वांटिफाई करने का मतलब क्या है? आंसर इन द फॉर्म ऑफ नंबर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 अगर या 2 या 3 पुट भी कर दूं फॉर एग्जांपल, तो x मेरा रैंडम वेरिएबल है, x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं अगर, तो मेरा PDF, अब क्योंकि n फिलहाल मुझे मालूम नहीं है तो n ही रहेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये p ही रहेगा, p की पावर 1 आ जाएगी, 1 माइनस p इसी तरह रहेगा, n इसी तरह रहेगा, -1 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये एक और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गई है, लेकिन इसका आंसर नहीं आया। इसका आंसर मुझे तभी मिलेगा अगर मुझे n की वैल्यू मालूम हो जाए और p की वैल्यू मालूम हो जाए। तो इसका मतलब है जब भी आपको कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी जाएगी तो उसमें n और p दिया जाएगा, तभी आप उसमें प्रोसीड कर सकते हैं। प्रैक्टिकली ये कैसे करते हैं? प्रैक्टिकली हम बाज़ औक़ात डेटा लेके इन चीजों को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। जी यासर बेटा बताइए। सर ये x की वैल्यू 1 कैसे है सर? मैंने एग्जांपल के तौर पे 1 ली है, वैसे मैं इसको डिफाइन करता हूं आगे जाके कि ये जो है क्या है और कैसे है। तो मैं इसमें जो डिस्कशन का पॉइंट है, जी हमाद आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा यासर, ओके। तो इसमें जो डिस्कशन का बेटा पॉइंट है वो ये है कि इस जो आपको नजर आ रहा है फंक्शन, जिसको आप एक डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे रहे हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इस फंक्शन के अंदर x तो वो है जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, बाकी दो कांस्टेंट n और p भी हैं जो आपको चाहिए ताकि आप इसको नंबर की फॉर्म में लेके आ जाए। तो अगर आप इसमें x की कोई भी वैल्यू 1 की बजाय 2 3 4 5 कुछ भी पुट कर दें तो फिर भी ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही रहेगी जब तक आपको n और p ना पता चले। अब x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है n पे। तो बाइनोमियल के केस में आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं ये कहूं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने वाला है और 5 मैचेस खेले जाएंगे तो n इज इक्वल टू 5 हो गया। अब x डिफाइन क्या कर रहा है, x क्या शो कर रहा है? x शो कर रहा है नंबर ऑफ सक्सेसेस को। अब ये नंबर ऑफ सक्सेसेस इंडिया की भी हो सकती है, पाकिस्तान की भी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि x जो है वो दोनों आउटकम्स के लिहाज से डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है, कि आप पाकिस्तान के विन में इंटरेस्टेड हैं या पाकिस्तान की विन की प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं या इंडिया के विन की। अगरचे ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अगर आप पाकिस्तान की विन की प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे तो साथ ही आपको इंडिया की विन की प्रोबेबिलिटी भी मालूम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो अब x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, अगर आपने 5 मैचेस खेलने हैं और x नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं तो 5 मैचेस में ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेसेस हो सकती हैं और कम से कम 0 सक्सेसेस हो सकती हैं। तो इसका मतलब है x की जो डोमेन है वो 0 से लेकर 5 तक हो सकती है, उससे आगे नहीं जा सकती, क्योंकि आपने खुद से फिक्स कर दिया है कि n को आपको मालूम होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। दूसरी चीज है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो वो हम मुख्तलिफ तरीकों से मालूम करते हैं बाज़ औक़ात, यानी ये आपको प्रोवाइड की गई होती है। अब ये प्रोवाइड कैसे की है, तो फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट है जैसे रमीज राजा है, ठीक है, तो उन्होंने 2017 के उससे पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि पाकिस्तान विल विन द चैंपियन ट्रॉफी, पाकिस्तान विल विन द सीरीज, राइट।
तो यूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमें बाज़ औक़ात मालूम हो जाती है, या फिर हम हिस्टोरिकल डाटा जो है उससे वो मालूम कर सकते हैं। हाँ जी काशिफ बताइए। सर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अब एक हमारे पास x है, एक हमारे पास p है, एक हमारे पास n है। n जो है वो सर नंबर ऑफ ट्रायल है, और इसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो e जो है वो हमारे पास सक्सेस की हो गई, 1 - p जो है 1 सक्सेस की हुई। ये x फिर क्या है सर? x बेटा हमारा रैंडम वेरिएबल है। x हमारा रैंडम वेरिएबल है जिसकी पॉसिबल वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज हमें मालूम करनी है। ठीक है, देखें ना, देखें रैंडम वेरिएबल ही असल वो बुनियादी इसमें फ्यूल है जिसको हम फोकस कर रहे हैं। n और p तो हमारे इस फंक्शन के अननोन कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा जमील साहब, ये क्लास का जो टाइम है वो तो 3 घंटे है। ठीक है, तो अब देखते हैं कितनी चलती है, क्योंकि पहली क्लास था हमारी तो 12 जो भी है, तो उस टाइम सर के 3 मुताबिक तो सर ज्यादा है, 3 बहुत ज्यादा है। बेटा ये अफ्तारी का सामान भी सर लेने जाना है। अच्छा 3 क्या, 3 क्या ज्यादा है? सर 3 घंटे सर। अच्छा खैर ठीक है बेटा, तो अफ्तारी का सामान आप 5 बजे चले जाइएगा ना लेने। अभी जाके क्या करोगे इतनी धूप में? अभी तो बेटा हमने सर लेक्चर, हाँ असद, सर 2 घंटे की आज क्लास ले लें, 4 तक सर। अच्छा ठीक है बेटा, सर मेरा भी आज का ठीक है बेटा, उसको हम जो है देख लेते हैं, चले उसको रिड्यूस कर देंगे, डोंट वरी। तो अच्छा खैर बेटा, तो बात ये है कि ये जो पीडीएफ है या एक फंक्शन है जिसमें आपको n, x और p नजर आ रहा है, तो इसमें n और p आपको मालूम होने जरूरी है, और x हमारा रैंडम वेरिएबल है। हर एक केस में x की डेफिनेशन मुख्तलिफ हो सकती है थोड़ी सी। जैसा कि बाइनोमियल के केस में x का मतलब नंबर ऑफ सक्सेसेस है, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 से लेकर n तक जा सकती है, और क्योंकि हम ये सारा काम x के लिए ही करें, x की पॉसिबल वैल्यू की प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए करें, तो यही हमारा बुनियादी ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए x की जो है ना, हर एक केस में x को डिफाइन करना जो है वो जरूरी होता है। तो ये हमारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा हमने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी देखी। ठीक है जी, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो रैंडम वेरिएबल है उसमें क्या होता है, फर्स्ट सक्सेस, x इज नंबर ऑफ ट्रायल्स टू अचीव फर्स्ट सक्सेस। ठीक है, तो आप इसमें फर्स्ट सक्सेस में इंटरेस्टेड होते हैं। जब तक फर्स्ट सक्सेस नहीं आती आपके ट्रायल्स चलते रहते हैं, तो इसमें ट्रायल्स अननोन है, इसमें आप ट्रायल्स में इंटरेस्टेड नहीं होते, इसमें आप फर्स्ट सक्सेस में इंटरेस्टेड होते हैं। तो अगर आप इस फंक्शन को देखें तो इसमें एक ही पैरामीटर है और वो है p। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें x है, तो आप इसमें मालूम करेंगे कि फर्स्ट ट्रायल पे फर्स्ट सक्सेस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सेकंड ट्रायल पे फर्स्ट सक्सेस होने की क्या, थर्ड ट्रायल पे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक तरह की ज्योमेट्रिक सीरीज आपको आई सपोज नजर आ रही होगी। इसी तरह बाइनोमियल में आप क्या मालूम करते हैं, लेट्स से कि 5 मैचेस में से x मैचेस जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, x कैन बी 3, x can be 5, x can be 0, any value between 0 and 5, right? और इसी तरह हमने फिर पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन को देखा, जो कि मोर देन 1 सक्सेसेस। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि लेट्स से 3 सक्सेसेस के लिए कितने फर्स्ट 3 ट्रायल पे 3 सक्सेसेस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट 5, यानी ज्योमेट्रिक की ये एक्सटेंशन है।
तो इसमें एक और पैरामीटर एल आप देख रहे होंगे, लोअर केस एल, ठीक है। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, ठीक है, और के आपके जो है वो नंबर ऑफ फेलियर्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ना सिर्फ यूं कह लें कि सक्सेस चाहिए होती है, बल्कि इसमें मोर देन वन सक्सेस में हम इंटरेस्टेड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पास्कल है ये ज्योमेट्रिक की एक्सटेंशन है, राइट। तो इसमें आप देख सकते हो कि के के साथ इसमें जो आपके पास आ गया है एक और पैरामीटर के आ गया है, अगर आप इसको कंपेयर करें ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से। और इस तरह हमने डिस्क्रीट फॉर्म में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को देखा। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही सिंपलेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। ये वो प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं इक्वली लाइकली प्रिंसिपल। अगर आपको एक रेंज के अंदर हर चीज की प्रोबेबिलिटी सेम चाहिए हो तो उसके लिए हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास x की रेंज 1 to 10 है, ठीक है। तो आपके पास जो अब हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/10 होगी, राइट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, लेट्स से k is equal to k is equal to 1 and let's say L is equal to 10. तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसका पीडीएफ क्या हो जाएगा, 10 minus 1 plus 1, 10 minus 1 minus 1, so that would be 1/10. तो ये हर वैल्यू की 1 से 10 तक हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म है। तो इसको हम तो ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ ली। हमारा जो आज का टॉपिक इसी तरह पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें हम नंबर ऑफ सक्सेसेस में इंटरेस्टेड होते हैं, मगर एक यूनिट इंटरवल के अंदर, वो इंटरवल ऑफ टाइम कह सकते हैं। तो अगर हम ये इंटरेस्टेड हो कि पर्टिकुलर चेक पॉइंट से विद इन 1 मिनट या विद इन 10 मिनट्स कितने व्हीकल्स पास हो रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसमें x जो है नंबर ऑफ ऑकरेंसेस है या नंबर ऑफ व्हीकल्स पास्ड है, ठीक है। तो वो आप मालूम कर सकते हैं x की डिफरेंट वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी। तो ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इनको CDF को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन CDF फिलहाल हमारे इस काम का नहीं है, इसलिए हम आगे चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, जो है एवरेज और एक्सपेक्टेड वैल्यू। एवरेज की डेफिनेशन जैसा कि आपको मालूम है, ठीक है। अगर आपको एवरेज मालूम करनी हो, मीन मालूम करना हो, तो आपको इन तमाम वैल्यूज को सम करना पड़ेगा और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करना होगा, ठीक है। और इसी तरह मोड जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है। अगर इसमें रिपीटिशन हो तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू मोड है। और मीडियन क्या है, अगर इस डाटा को अरेंज करें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो अरेंज डाटा का में सेंट्रल एक, अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो सेंट्रल वैल्यू, अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो सेंट्रल टू वैल्यूज की एवरेज मीडियन होती है। अब हम असल में इसी को लेके अपनी डेफिनेशन की तरफ जाना चाहते हैं, जिसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। मीन जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू की ही, मीन जो है वो यूं कह लें एक्सपेक्टेड वैल्यू की एप्लीकेशन। डेफिनेशन असल में एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या कह रही है, अगर आप रैंडम वेरिएबल की हर पॉसिबल वैल्यू को उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इन सब को सम कर ले, तो दैट वुड बी एक्सपेक्टेड वैल्यू, और इसी एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम एवरेज भी कहते हैं, ठीक है। अब फर्ज करें कि तमाम वैल्यूज अगर इक्वली लाइकली हैं। इक्वली लाइकली का क्या मतलब है, तमाम की प्रोबेबिलिटी सेम है, प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म है, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वो 1/n हो जाती है। अब अगर हम उसी एग्जांपल की तरफ वापस चलें, तो इसकी अगर हम एवरेज मालूम करना चाहें, तो अगर हम कहें कि ये तमाम वैल्यूज
इक्वली लाइकली हैं, तो हमें क्या करना होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम करने के लिए हर वैल्यू जैसे कि 9 है, इसको इसकी प्रोबेबिलिटी जो कि 1/10 है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह 5 है, इसी तरह सारी करते करते आप कहां तक जाओगे, आप जाओगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 1/10। तो हम क्या कर रहे हैं, x की हर वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x है, ठीक है। 1/10 हमने कहां से ली, हमने कहा जी हर चीज इक्वली लाइकली, तो हम क्या करें, x की हर वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें और फिर सम कर लें। तो ये क्या है, क्या शक्ल नजर आएगी, दैट वुड बी समथिंग लाइक समेशन, that would be summation x into 1/n, राइट। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप अब एक्सपेक्टेड वैल्यू की डेफिनेशन देखें, राइट, तो वो भी सेम इसी तरह की है, सिवाय इसके कि हमने p ऑफ x को 1/n से चेंज कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ जो सिंपल एवरेज है वो स्पेशल केस है एक्सपेक्टेड वैल्यू का, बल्कि एक्चुअली में वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ही है जब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सब वैल्यूज की सेम हो, 1/n हो, 1/10। अगर 10 वैल्यूज हो तो 1/10 हो जाएगी। और तो ये इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आप कैसे मालूम करेंगे, आपके पास x की जो भी वैल्यूज हैं उनको करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, आप सम कर लेंगे, तो वो एवरेज या एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। आप में से कोई इस प्रॉब्लम की एक्सपेक्टेड वैल्यू बता सकता है? वन सर। Expected value is 1. Very good. How did you calculate it? सर 1। Very good. तो ये कैसे कैलकुलेट किया आपने? सर ये जो जितनी दफा अक्रेंस हो रही है x इज इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लाई किया 1/2 जो कि प्रोबेबिलिटी है, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 1/4 से, फिर इन दोनों को ऐड कर लिया सर। जी हाँ, लेकिन आप एक बात भूल गए हैं, वो ये है कि आपको 0 को भी मल्टीप्लाई करना है। अगरचे उससे फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन थ्योरेटिकली स्पीकिंग आपको क्या करना होगा, 0 को भी मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, 1/4 से। 1 को मल्टीप्लाई करना होगा 1/2 से, और 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 1/4 से। इसका आंसर 0 है, इसका 1/2 है, और इसका भी 1/2 है। आप जब इन सब को सम करेंगे तो दैट वुड बी 1, और दैट वुड बी योर एवरेज और एक्सपेक्टेड वैल्यू। और आप देख सकते हैं कि उसने इसमें इसी तरह सॉल्व किया होगा। तो आई होप ये आप सबको समझ आ गई होगी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इजी है। आपको कोई ना कोई पीडीएफ दिया गया होगा, ये पीएमएफ दिया गया होगा, प्रोबेबिलिटीज दी गई होंगी। आपको प्रोबेबिलिटीज को क्या करना होगा, वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर ऐड करना होगा। तो दैट वुड बी योर एक्सपेक्टेड वैल्यू। अच्छा आमिर, क्या समझ नहीं आया बेटा, जरा आप बताइए। माइक ऑन कर लें अगर आपसे हो सकता है तो। समझ नहीं है।
क्या समझ नहीं आया बेटा? सर ये जो मल्टीप्लाई किया ना, एक 102 जी प्रोबेबिलिटीज के साथ, जी जी, सर ये चीज इसमें क्या समझ नहीं आया मुझे यू बताएं, बताएं क्या समझ नहीं आया? क्यों मल्टीप्लाई किया है सर या ये कैसे मल्टीप्लाई किया है, ये समझ नहीं आया। सर ई ऑफ एक्स है ना, ये समझ नहीं है। अच्छा बेटा, ई ऑफ एक्स की डेफिनेशन है, आप अपना माइक ऑन रखें जरा। अच्छा, ई ऑफ एक्स की डेफिनेशन है, ई ऑफ एक्स कहलाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ये बात समझ आ गई? यस सर। इसको हम बाज़ औक़ात म्यू एक्स भी कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते होंगे। इसका दूसरा sir. नाम एवरेज भी है, इसको आप एवरेज भी कह सकते हैं। ठीक है, अब Yes, sir. इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन में सबसे पहला जो साइन है वो है सम का। ये x बिलोंग टू एस एक्स से आप परेशान ना हो, इससे मुराद ये है कि x बिलोंग करता है अपनी सैंपल स्पेस से। आप इसको इग्नोर करें, आप सिर्फ सम पे तवज्जो रखें। तो सबसे पहली Yes, चीज sir. है सम करो, ठीक है। दूसरी बात क्या है, किस चीज को सम करो? x मल्टीप्लाइड बाय p ऑफ x को, ठीक है जी। x मल्टीप्लाइड बाय पी एक्स का क्या Yes, मतलब sir. हो गया कि x की आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी। जैसा कि इस एग्जांपल में हमारे पास x की वैल्यूज हैं 0, 1 और 2, ये हमारी x की वैल्यूज हैं, ठीक है। और एग्जांपल को अगर आप देखें, और इसी तरह प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज भी दी गई हैं। वो क्या है? प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज भी दी गई हैं 1/4, 1/2 एंड 1/4। आई होप ये आपको नजर आ रहा होगा काफी हद तक, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है? x और p ऑफ x को मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को 1/4 से मल्टीप्लाई करें, दैट वुड बी 0, दैट वुड बी Yes, sir. 1/2, दैट वुड बी 2/4, और 2/4 क्या होता है? 1/2 होता है। अब आपको क्या करना है? इन तमाम वैल्यूज को ऐड करना है, इसको और इसको। तो 0 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। अब ये 1 क्या है? ये 1 हमने इस डेफिनेशन को ज़हन में रखते हुए कैलकुलेट किया है। तो इसका मतलब क्या होगा? इस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x किसकी इक्वल होगी? 1 की इक्वल होगी, जो कि एवरेज है, राइट? ये Yes, बात sir. समझ आ गई? सर प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैसे मतलब लिंक कर रहा है, किस चीज कैसे समझेंगे हम इसको? x आपके पास हर x की पॉसिबल वैल्यूज जो हैं वो पॉसिबल आउटकम्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x उसकी वेटेज है। तो हम क्या कर रहे हैं? x की वैल्यूज को उसकी वेटेज के हिसाब से जो है उसको उसकी वेटेज से मल्टीप्लाई करें। वेटेज से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है, उस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने का ये मतलब ये है कि उसको उतनी ही वेटेज दे रहे हैं और वो उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। किसके अंदर? सेंटर ऑफ मास के अंदर। अब इसका मतलब क्या है? एवरेज इज एक्चुअली सेंटर ऑफ मास। जब आप कहते हो ना पीएमएफ, क्या बला है? पीएमएफ है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या करता है? एक्स की हर वैल्यू को एक मास जो है वो दे देता है। अब अगर हम डाटा को एक बॉडी कंसिडर करें, तो जो बॉडी का सेंटर होगा, सेंटर ऑफ मास जो होगा, उसको हम कहते हैं दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट इज द सेंटर जहां पे बॉडी बैलेंस करती है। तो बॉडी का जितना जो है वो वैल्यू जितनी भारी होगी, उसकी वेटेज जितनी ही ज्यादा होगी। तो अगर आपको उसका बैलेंसिंग पॉइंट मालूम करना है, तो फिर वो एक तरीकेकार डाटा की शक्ल में वो ये है कि आप उसकी एवरेज मालूम करें, राइट?
एवरेज का क्या Yes. मतलब है? सेंटर। तो हम ये एक्चुअली में इस रैंडम वेरिएबल का सेंटर मालूम कर रहे हैं कि सेंटर क्या है। कुछ बात समझ आई? हाँ जी बेटा बोले, आगे चलूं? Yes. ठीक है सर, ठीक, समझ आ गई। तो सिंपली कर हम ये रहे हैं, रैंडम वेरिएबल को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जब सम करेंगे तो दैट वुड बी एक्सपेक्टेड वैल्यू। और एक्सपेक्टेड वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है? सेंटर को रिप्रेजेंट करती है। और इसको हम एवरेज भी Yes, sir. कह सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या? डेफिनेशन को अगर सर, आप ध्यान में रखेंगे तो आपको उस कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि किसी भी रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम करने के लिए आपको रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज को उस रैंडम वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 0 की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 1/4, 1 की है 1/2, 2 की है 1/4। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो दैट वुड बी एवरेज। 1/2। ये सारे मल्टीप्लाई जब होते जाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0, 1/2 और 1/2। इन तमाम को जब आप ऐड करोगे 1/2। तो दैट वुड बी 1। देखिए ना, 0 + 1/2 + 1/2 that is equal to 1. So that is actually center or average of x. ठीक है। अच्छा, तो बेटा अब आई होप समझ आ गई होगी आपको। अच्छा बच्चों, इसी तरह हम जो है किसी भी रैंडम वेरिएबल की और उसका जो भी पीएमएफ है उसकी मालूम कर सकते हैं कि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है। अब आप सबसे ये क्वेश्चन मेरा ये है, आप हैंड रेज करके बता सकते हैं कि बर्नौली रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो p होगी, लेकिन कैसे होगी? कोई बता सकता है? हाँ जी, अहमद वलीद ने शायद हैंड रेज किया है। अहमद है, और कौन है? जी सफीउद्दीन, आप बताइए। सफीउद्दीन है या ओके, पता नहीं सफीउद्दीन है या फैजान आई थी। ओके, होता है इसीलिए। अब ये कौन है? अच्छा अहमद जी। अहमद बताइए दोबारा जरा, आपकी आवाज सही नहीं आ रही थी। सर ये हमारे इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू p होगी हमारे पास, क्योंकि सर कैसे होगी? ये सर x = 0 है और एक x = 1 है। नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास इसके अंदर 2 है। तो सर एक 1 - p × 0 और p × 1, उन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास p आएगा सर। एग्जैक्टली बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये देखें उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास मौजूद है। 0 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, जबकि इसमें 0 और 1 रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं। और जब आप 0 को 1 - p से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह 1 को p से, तो आंसर आपके पास आ जाएगा। और किसी को कुछ पूछना है या? फैजान आपने कुछ कहना है या? नो सर, मैंने बस आंसर देना था, वो उसने दे दिया। ओके बेटा, ओके बेटा, थैंक यू। अच्छा बेटा, तो ओके, अच्छा बेटा, तो इसी तरह सर इसलिए कह रहे हैं कि जी जी सर बर्नौली में इसीलिए p आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि बर्नौली का जो पीडीएफ है वो इसी तरह, लेट मी राइट इट फॉर यू कि बर्नौली का पीडीएफ क्या है।
बर्नौली का जो पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से x of x is equal to 1 minus p when x equal to 0, p when x equal to 1, right? तो ये इसका पीडीएफ है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसकी वैल्यूज भी नजर आ रही हैं और इसकी जो है वो प्रोबेबिलिटीज भी नजर आ रही हैं, हमें उनको मल्टीप्लाई करना होगा करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को और ऐड करना होगा। तो दैट वुड बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बर्नौली रैंडम वेरिएबल, राइट? इसी तरह ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल जो है उसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो 1/p होगी, ठीक है? तो हमें करना क्या होगा, हमें जनाब ये हमारे पास पीडीएफ है, हमें क्या करना होगा, उस पीडीएफ को x से मल्टीप्लाई करना होगा और हमारे पास एक सीक्वेंस आ जाएगी और फिर हमें इस सीक्वेंस को सम करना होगा। ये सीक्वेंस किस तरह की होगी, ये सीक्वेंस कुछ इस तरह की होगी। फॉर एग्जांपल इट वुड बी, जब x1 होगा तो दैट वुड बी p q पावर 0, जब x2 होगा दैट वुड बी 2 into p q पावर 1 प्लस जब ये 3 होगा तो दैट वुड बी 3p q स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो इसमें से p कॉमन आ सकता है और अगर आप इसको इसका सम करें, p कॉमन अगर हम इसमें से जो है वो ले लें, ठीक है, तो दैट वुड बी एक्चुअली आप कह सकते हो कि दैट वुड बी 1 प्लस 2q प्लस 3q स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो ये एक सीक्वेंस है जिसको आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के जरिए ही कर सकते हो। इसका जो है वो सोल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हम सम कर सकते हैं। दैट वुड बी q ओवर 1 माइनस q होल स्क्वायर, और फिर जब हम इसमें 1 माइनस q की जगह p डालेंगे तो दैट इज 1 माइनस q, इट इज नॉट 1 माइनस q स्क्वायर, इट इज एक्चुअली 1 माइनस q होल स्क्वायर। तो फिर हम इसमें जो है वो 1 माइनस q की जगह p डालेंगे, ठीक है, तो एक दफा p कट जाएगा, q से कट जाएगा, तो वी विल हैव एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x वुड बी 1/p। तो ये इसी तरह जो है वो ऐसा रैंडम वेरिएबल की भी एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम की जा सकती है जो कि उसका पैरामीटर अल्फा है, और इसी तरह बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की भी मालूम की जा सकती है एक्सपेक्टेड वैल्यू जो कि np है। पास्कल की भी मालूम की जा सकती है जो कि k और p है, और इसी तरह डिस्क्रीट यूनिफॉर्म की भी मालूम की जा सकती है जो k प्लस है। अच्छा, अब जैसे नॉर्मल बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की है, तो अगर आप इसको देखें तो दैट इज एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन बाइनोमियल एक्सपेंशन, राइट? तो फॉर एग्जांपल लेट मी डू इट फॉर यू। तो देखिए मैं थोड़ा सा सिंपल करके आपको इसमें लेट्स से n2 के लिए बता देता हूं। अगर आप इसमें जो है वो थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम पे डिपेंड कर गई है। लेट्स से n आपका 2 है, p की वैल्यू कुछ भी है वो डिपेंडिंग मसला नहीं है। तो इसका मतलब है x की पॉसिबल जो वैल्यूज हैं, ठीक है, वो क्या होंगी, वो 0, 1 और 2 होंगी, ठीक हो गया। और इसी तरह जब x 0 होगा तो आपका पीडीएफ जो है इसका बाइनोमियल का p पावर x इंटू 1 माइनस p पावर n माइनस x ही है गालबन। कंफर्म कर लेता हूँ ताकि nx p पावर x1 ओके सेम ही है। तो हमने n को 2 थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लिया ताकि इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम करने में आसानी हो, राइट?
ओके, तो पीडीएफ क्या होगा? NCX P पावर X NCX P पावर X. Oh, I think I have to erase this. सर आवाज बहुत कट रही है सर। बेटा मेरी तरफ तो कनेक्शन स्टेबल है। आई डोंट नो अबाउट यू। ओके, मे बी इससे शायद कुछ फर्क पड़ जाए। ओके, तो x की पॉसिबल वैल्यू 0, 1 और 2 है, और पीडीएफ आपको जैसा कि पता है वो पीडीएफ इसमें है NCX। ओके, सॉरी, NCX why it is not right. Oh, it's some kind of problem. ओके, तो पीडीएफ हमारे पास है NCX और P पावर X 1 माइनस P पावर N माइनस X। तो इसमें हमारे पास n जो है वो 2 है, ठीक है, तो दैट वुड बी 2CX P पावर X 1 माइनस P पावर 2 माइनस X। तो इसको मैं लिख देता हूँ, लेट्स से 2CX P पावर X और 1 माइनस P पावर 2 माइनस X। अब हमें करना क्या है, x की पॉसिबल वैल्यूज इसमें पुट करनी है। जब x 0 होगा तो दैट वुड बी 2C0 जो कि 1 होता है, p पावर 0 एनीथिंग पावर 0 1 हो जाएगा, और 1 माइनस p पावर 2 माइनस 0, तो दैट योर आंसर विल बी 1 माइनस p स्क्वायर। और जब आप इसमें 1 पुट करेंगे तो 2C1 होगा, p पावर 1 होगा, 1 माइनस p पावर 2 माइनस 1 होगा, तो दैट वुड बी एक्चुअली 2 times p into 1 minus p power 2 minus 1, that will also be 1। और जब इसमें आप 2 पुट करेंगे तो 2C2 भी 1 होता है, p पावर 2 p स्क्वायर हो जाएगा, 1 minus p पावर 2 minus 2 0 हो जाएगा, तो you will have only p स्क्वायर। तो अब अगर आप इसको जो है क्या करेंगे आप, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, इन दोनों कॉलम को। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। फर्स्ट 0 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस p स्क्वायर, दैट वुड बी 0, और 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा दैट वुड बी 2p into 1 माइनस p। बेटा ये कोई बेटा ये क्या करें, इस तरह ना करें ना, शरारतें ना करें प्लीज, फिर मैं भी आपसे शरारतें करूंगा और वो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होंगी। खैर, और इसी तरह जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो दैट वुड बी 2p स्क्वायर। तो अगर आप इसको ऐड करें तो दैट इज इक्वल टू एक्चुअली 2p स्क्वायर प्लस 2 into p into p plus 2p into 1 minus p। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप करेंगे तो यू विल गेट, इसमें 2p अगर मैं कॉमन ले लूं दैट वुड बी
2p अगर कॉमन ले लूं तो दैट वुड बी वन प्लस वन माइनस पी, सॉरी p प्लस वन माइनस पी, तो p और वन माइनस पी कैंसिल हो जाएगा, यू विल हैव 2p आंसर, राइट। तो हम देख सकते हैं कि जब आपका n2 हो तो योर मीन विल बी 2p, राइट। तो अगर ये n हो तो दैट वुड बी np। तो इस तरह जो है वो आप, अच्छा अगर आप इसको ब्रॉड सेंस में देखेंगे, राइट, इसी फार्मूले को एवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला जो है ये एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम जो है वो कैसे बनेगा, लेट मी टेल यू। फॉर एग्जांपल दैट वुड बी एक्चुअली, इसको अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू की डेफिनेशन में देखेंगे तो दैट वुड बी summation x into p of x। अब p of x क्या है, ncx into p power x into 1 minus p n minus x, राइट। तो ये आपका, इसको जब आप एवेल्युएट करेंगे तो दैट वुड बी एक्चुअली रिजल्ट इनटू बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन जो p प्लस q होल पावर है की फॉर्म में बनते हैं। कुछ इसमें कॉमन आ जाएगा, n और p कहीं ना कहीं से कॉमन आ जाएगा, तो अल्टीमेटली रिमेनिंग, क्योंकि जब आप इस एक्सप्रेशन को जो कि लेट्स से ये है आपके पास ncx e पावर x 1 माइनस p होल पावर n माइनस x, इसको अगर आप सम करेंगे तो दैट विल एक्चुअली p प्लस q यानी कि 1 माइनस p होल पावर n बनेगी, राइट। तो p प्लस q, या इसको मैं लिख दूं p प्लस 1 माइनस p होल पावर n बनेगी। तो p और ये कैंसिल हो जाएगा, n पावर n वुड बी 1। तो कहने का जो मकसद है वो ये है कि अगर ये जो है इसको आप सम कर लें तो ये बाइनोमियल थ्योरम बन जाता है। तो इसी तरह ये भी बाइनोमियल थ्योरम ही बनेगा, और आपकी असाइनमेंट ये है कि आपको ये चीज प्रूव करनी है इक्वल टू np, राइट। ये है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो है वो एक सेल फोन प्लान है जिसमें अगर आप टेक्स्ट सेंड करेंगे तो इसकी कॉस्ट 10 सेंट्स होगी, और जो अगर आप टेक्स्ट रिसीव करेंगे तो इसकी कॉस्ट 5 सेंट होगी। तो अगर एक पर्टिकुलर कस्टमर है या सब्सक्राइबर है, ठीक है, उसकी टेक्स्ट सेंड करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और प्रोबेबिलिटी रिसीव होने की 2/3 है। यानी उसको यूं कह लें कि पूरे दिन में जितने भी टेक्स्ट रिसीव होते हैं और जितने भी वो सेंड करता है उसमें 1/3 वो सेंड करता है, 2/3 वो रिसीव करता है, जितने भी टेक्स्ट उसके। तो अब सी जो है वो आपकी कॉस्ट है मैसेज की, और कॉस्ट की अब दो वैल्यूज हैं, एक 10 है और 5 है, राइट। तो आप इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट बता सकते हैं कि कितनी एक्सपेक्टेड कॉस्ट इसकी होगी। ओके लकमान, आई विल ट्राई टू राइट बेटर। ये मेरा पेन जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो आई विल ट्राई नाउ टू राइट बेटर। अच्छा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है जी। कॉस्ट, आपके पास रैंडम वेरिएबल अब सी है जो कि जिसकी वैल्यूज 5 और 10 है, और प्रोबेबिलिटीज आपके पास दो हैं, 1/3 और 2/3 हैं, ठीक है। तो अब आपको कॉस्ट मालूम करनी है, तो बताइएगा कि कॉस्ट इसकी क्या होगी, इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या होगी। कैन एनीबॉडी टेल एक्सपेक्टेड कॉस्ट? 20/3। जी बेटा, 20/3। 20/3 आपने कैसे कैलकुलेट किया है? 5 को 2/3 से मल्टीप्लाइड किया है, 10 को 1/3 से। 5 को 1/3, ठीक है, 5 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया है, और सॉरी 10 को 1
10 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया है और 5 को 2/3 से मल्टीप्लाई किया है. सो 10/3 plus 10/3 20/3 and it would be 6 point something or whatever. तो आपका जवाब दुरुस्त है. और इसमें कोई पीएमएफ बताएगा मुझे, पीएमएफ क्या है? कोई बताएगा कि पीएमएफ क्या है? इस केस में पीएमएफ क्या है? प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन. यार बेटा बहुत ही सिंपल है. x इक्वल टू, देखिए मैं आपको बता देता हूं. दैट इज वेरी सिंपल. लेट्स से ओके ओके. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ c इज इक्वल टू, लेट्स से दो वैल्यूज हैं. ठीक है जी. 1/3 and 2/3 when x is equal to 5. X equal to sorry c is equal to, c. When x is equal to I think c is equal to 10 and when c is equal to 5. तो ये इसका पीएमएफ है, सिंपल सा. और इसी में हम करस्पॉन्डिंग वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम कर लेते हैं. तो ए और बी पार्ट हो गया. सी पार्ट कोई बताएगा कैसे होगा? सी पार्ट का अगर आप कोई पीएमएफ, मशहूर पीएमएफ बताना चाहें तो क्या होगा? कोई बता सकता है? सर पास्कल वाला. We are only interested in first success, so it will be geometric, right? Pascal में more than one success होती है. So बेटा सर यहाँ तो 4 टेक्स्ट रिसीव हो रहे हैं ना, एक तो नहीं है, 4 सक्सेस हैं पहले. yes 4 रिसीव हो रहे हैं, लेकिन no, वो कह रहा है the probability of 4 texts are received before a text is sent. तो फर्स्ट सक्सेस आपका क्या है? फर्स्ट आपकी जो टेक्स्ट सेंड करना है वो आपकी फर्स्ट सक्सेस है, राइट? सो 4 सो दैट्स व्हाई इट इज. तो इसमें फर्स्ट सक्सेस एक्चुअली आपकी जो है ना वो फर्स्ट टेक्स्ट सेंड है. तो ये जो है वो होगा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. और ज्योमेट्रिक में क्या होगा? दैट वुड बी x इक्वल टू 4, राइट? ओके. तो इस केस में आपका पीएमएफ होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू, इधर मैं कहीं लिख देता हूं, मे बी आई कैन राइट समवेयर ऑन. ओके चलें इधर मैं लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए कि भाई आपका जो px इस केस में होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ c दैट वुड बी 1 minus p power 4 into p, राइट? सो 4 आपके फेलियर ऑफ फर्स्ट जो है वो, ठीक है? तो दैट वुड बी योर पीरियड. अब इस केस में अगर आप मालूम करना चाहें व्हाट वुड बी योर एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो कैसे मालूम करेंगे? अब जरा आपको सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है? तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? यहाँ पे टेक्स्ट सेंड करने की प्रोबेबिलिटी, राइट? तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी है, उसको उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वुड बी इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू. तो दैट वाज वेरी सिंपल, राइट? तो क्योंकि आपका जो है ना x4 है, तो दैट इज 1 minus p power 4 into p. और इसमें अगर आप मालूम करना चाहेंगे व्हाट इज योर, तो आप उसको x से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो दैट वुड बी योर
एक्सपेक्टेड वैल्यू, राइट। तो PMF आपको पता चल गया है। नाउ यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई विद द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ योर रैंडम वेरिएबल और उसके जरिए आप प्रोबेबिलिटी जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो दैट इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू, राइट। ओके, वैल्यू है बेटा ये इसके जो है वो यूं कह लें डेफिनेशन को हमने देखा और ये तकरीबन तमाम डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई हो सकती है। और आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपको ये करना होगा कि बाइनोमियल और पाइसान इन दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम करनी है आपने थ्रू PDF, जैसे मैंने आपको n इक्वल टू 2 करके दिखाई है, सही है। लेकिन आप n को n रख के आपको प्रूव करके सेंड करनी है। आप उस पर अपना नाम लिख के और पिक्चर लेके आप जो है वो सेंड करेंगे। मैं LMS पे उसकी असाइनमेंट की फोल्डर बना दूंगा, उसमें आप जो है वो अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप जो है वो कर दें। और आप बच्चों इसकी जो है ना एक्सपेक्टेड वैल्यू इसके जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है वो आप कर लें, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि बच्चों हमें जो है वो जाहिर है आपका पेपर इसी बुक से होगा, ठीक है। तो मैं आपको इसमें जो सेक्शन है एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला उसके क्वेश्चन बता दूंगा जो आपने करने हैं। उनकी लिस्ट में आपको आज शाम तक सेंड कर दूंगा, वो आप क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो जो है वो फिर अब क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो हो सकता है, अच्छा कोई हैंड रेज किया था किसी ने, मे बी आई हैव फॉरगॉटन, हैंड रेज किया था किसी ने, वो अगर कुछ कहना चाहते हैं। सर ये असाइनमेंट के बारे में दोबारा समझा दें काइंडली। ओके, तो शंकर बेटा ये करना है कि आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू जो कि n मल्टीप्लाइड बाय p की इक्वल है वो प्रूव करके सेंड करनी है हर एक ने। उस पे आप ऐसे करेंगे, वो पेज पे प्रूव करेंगे और उस पे अपना नाम लिखेंगे और उस पे जो डेट लिखेंगे और वो मुझे सेंड कर देंगे। मैं LMS पे उसका फोल्डर बना दूंगा, तो उस पे आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो आप वो जो है वो करके सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। पिक्चर बना के आप अपलोड कीजिएगा उस पे, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये जो है ना इसके सेक्शन गालबन ये 3.5 होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला, इसकी आप जो है वो एक्सरसाइजेस भी जो है वो उसकी मैं लिस्ट आपको सेंड करूंगा, वो आप कर लीजिएगा। वो होमवर्क तो नहीं है लेकिन आपको करना जरूरी है क्योंकि उसी में से क्विज या फिर पेपर। अब बेटा मेरा ख्याल है कि हमारा कोर्स जो होगा ना उसमें ज्यादातर क्विजेज होंगे, राइट। तो आप जो है वो इसलिए वो जो मैं सेंड करूंगा वो आप जरूर कर लें। फिर नेक्स्ट क्लास से पहले आप मुझे बता दीजिएगा जिनमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसमें से क्वेश्चन की लिस्ट में आज शेयर कर दूंगा, अपना जो प्रोबेबिलिटी वाला ग्रुप है, ठीक है। और आज हमारा ये एक एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला टॉपिक ही काफी है। एक और भी मैंने सोचा तो था लेकिन मेरा ख्याल है इट्स इनफ दैट, ये भी आसान है, कोई मसला नहीं है। जब आपके पास कोई फर्दर फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल हो, ठीक है, जैसे आपके पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज 1 2 3 4 है और फर्दर कोई फंक्शन हो, जैसे हर वैल्यू की कोई कॉस्ट हो, 1 की कोई कॉस्ट आपको, तो फिर आपको कहा जाए उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट मालूम कर, ये दैट इज फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, फर्दर फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। जैसा कि इस केस में आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 2 3 4 है लेकिन उसके साथ कॉस्ट एसोसिएटेड y 100 190 270 340 होगी। अब आपको y की
एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम करनी है, तो ये भी कोई मसला नहीं है, ये भी आई होप जो है वो आप कर लेंगे। ये जो बच्चे शरारतें करें कभी ना कभी मेरे हाथ आएंगे, तो इनको मैं जो है वो, तो शरारतें नहीं करें बेटा, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो आपको हो रहा होगा, सही है, लेकिन खैर, तो आप ये शरारतें करेंगे तो ऐसे ही अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, ठीक है। फैजान कुछ कहना चाह रहा था, जी बोले। अच्छा, तो ये भी मेरा ख्याल है नेक्स्ट सेक्शन भी आप ट्राई कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। जस्ट सिंपल से है जिसमें एक्स का फंक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है, वैल्यूज थोड़ी चेंज हो जाती है। सगीर बोले क्या सॉरी बात सर, है? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था एक्चुअली। सर जी ये जी क्विज़ेस का पूछना था आपसे। जी जी, पूछिए फैजान। सर ये क्विज़ेस का पूछना था कि ये एमसीक्यूज टाइप होंगे। मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यूज टाइप ही होंगे, लेकिन वो पूरे क्वेश्चन पे बेस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई क्वेश्चन मैं कहूँ और आपको वो सॉल्व करके उसका आंसर लिखना हो, राइट, तो वो आपको जो है वो होंगे एमसीक्यूज टाइप ही, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो हो सकता है सही कि है सर। हमारा सर सारे के सारे क्विज़ेस होंगे या आप असाइनमेंट भी देंगे, लाइक 50-50? 50-50 तो नहीं होगा, लेकिन क्विजेस ज्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमारी असेसमेंट ज्यादा थ्रू क्विजेस की ही होगी। और अब आपके पास मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छा चांस है इसको पास करने का, ठीक है। तो जो इसके क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं उसी में से मैं बना सकता हूँ, जो है ना वो एमसीक्यूज। तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो मैं लिस्ट भेजूंगा वो आप करें, एक दूसरे से डिस्कस करें, और जो प्रॉब्लम हो वो मुझे बता देंगे। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के शुरू में जो है वो इसको डिस्कस कर लेंगे। तो हर लेक्चर के शुरू में जो है वो हम पहले प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है वो सर इसकी जो आज हमारा लेक्चर हुआ इसकी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये रिकॉर्डिंग विद ये वीडियो, राइट। तो ये वीडियो भी इसमें होगी, आई थिंक ये जो स्क्रीन शेयरिंग हो रही है इसकी भी आई होप ये वीडियो सर हो। एलएमएस की डिटेल्स भी दे दीजिएगा। जी ठीक है बेटा, एलएमएस की भी डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर लूंगा, ठीक है। और मैंने यूट्यूब पे लेक्चर तो देखे हैं, लेकिन बहुत सारे लेक्चर्स हैं, फिर मुझे लगा कि उससे कंफ्यूजन ज्यादा हो सकती है, तो इसलिए हम जो है वो इन्हीं लेक्चर्स पे यूं कह लें फोकस करेंगे। तो ये लेक्चर जो मैंने आपको दिए स्क्रीन शेयर करके, ये मैं आपसे शेयर कर लूंगा, ये मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर तक। और इसी तरह मैं इसमें आपको सर आप ये ऑप्शन इनेबल कर देना कि हम भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकें। अभी हमने मतलब ट्राई किया है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने का, तो वो हम नहीं हो रहा। अभी नेट तो हमारा ज़ाया हो रहा है वैसे भी। अगर हम बाद में जैसे आप वीडियो अपलोड करेंगे तो वो तो डबल डाटा यूज़ होगा, अभी भी यूज़ कर रहे हैं बाद में भी। तो अगर आप हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग इनेबल कर दें तो वो एक ही डाटा यूज़ होगा मतलब। ओके ठीक है बेटा, ये आइंदा से वीडियो के लेक्चर के शुरू में आप मुझे याद करा दिया करें, ठीक है। ये मैं एनेबल कर दूंगा, ठीक है। तो फिर आप उसको, ठीक है, मुझे बात आपकी समझ आ रही है, ये ज्यादा बेटर होगा कि हम इसी तरह कर लें कि आपकी वो रिकॉर्डिंग एनेबल कर दूं मैं। ओके, तो और कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ डिस्कस करना है तो बता दें। नहीं सर, और इशू नहीं। हाय सदके जाऊं, आफाक साहब तशरीफ ले आए। जी सर, मैं सुन रहा था। अच्छा खैर, ठीक है बच्चों, आई होप कि आज का लेक्चर समझ सर आपको आई काफी गेस हद जो तक। जो हम जी लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे उसमें आपकी आवाज़ नहीं आएगी। ओके, राइट राइट, सही है। मैं अपने वाली भी रिकॉर्डिंग ऑन कर दूंगा, आपको भी अलाउ कर दूंगा, देख लेंगे फिर एक का तजर्बा करके आइडिया हो जाएगा आई होप। लेकिन मैंने रिकॉर्ड की हुई है, तो आई होप के ये ठीक है। ये ज्यादा का नहीं होगा, ये आई होप 100 MB या 150 MB का ही होगा, इससे ज्यादा का आई होप नहीं होगा, ठीक है। सही है सर, हो जाएगा गुजारा सर। अच्छा अच्छा, अब पैकेज खत्म ही होना है क्लास में, तो खत्म ही हो जाए। जी बेटा क्या कहें?
सर ये सर वो कंप्रेस करके भेज दें सर, कंप्रेसर से सर। ठीक है बेटा, प्रेस करके। अब पता नहीं कौन कह रहा था, आकाश कुछ कह रहा था या कौन, असद पता नहीं कुछ कह रहा था। सही है सर, अल्लाह हाफिज सर। चलें ठीक है बेटा, सही है बेटा, और ओके अल्लाह हाफिज। और एक्सरसाइज आपने करनी है 3.5 सेक्शन की, ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू की एक्सरसाइजेस हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आपको करनी है। और 2 प्रूफ भी आपने करके भेजने हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी नेक्स्ट ट्यूसडे को ही होगी, और आइंदा से तो ज़्यादा 3 घंटे की क्लास होगी। आज चलें आप थोड़ा सा जो है, तो इसके बाद रमजान भी नहीं होगा, तो आपके पास बहाना भी कोई नहीं होगा, आई होप। ठीक है बेटा? हाँ सर बिल्कुल। थैंक यू बच्चों, सर ये थैंक यू वेरी मच। सर जी बेटा, जो सर ये मीटिंग लीव वीडियो करना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं जो। हाँ जी। सर वीडियो कहाँ पे अपलोड करेंगे, एलएमएस पे? नहीं बेटा, वीडियो एलएमएस पे भी अपलोड कर सकता हूँ, और ये जो है ना आपका सर यूट्यूब पे कर दें बस, उधर से हम ऑनलाइन ही देख लेंगे। यूट्यूब पे भी हो सकती है। ये इसकी रिकॉर्डिंग है ना जो स्क्रीन शेयर की है। जी जी सर। चले ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि कहाँ पे जो है वो करनी है। ठीक है बच्चा, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, ओके ओके, सारी आवाजें होंगी। ओके बच्चा।